नमस्कार दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है हमारे चैनल पे। तो आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं यूपीएसआई के फॉर्म के बारे में, जिसमें आप लोग इस वीडियो में बात करेंगे कि आप लोग का जो है यहाँ पे कब से कब तक फॉर्म भरना है, कब तक लास्ट डेट है, क्या सिलेबस है, क्या प्रोसीजर है। सारी बातें इस वीडियो में बात करने वाले हैं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है उन सारी डिटेल पे बात करेंगे, तो आप लोग इस वीडियो को पूरा देखिएगा। सबसे पहले तो यहाँ देख सकते हैं उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड की तरफ से तुलसीगंगा कॉम्प्लेक्स विधानसभा यहाँ पर जो है सूचना जारी किया गया है। उप निरीक्षक के लिए नगर पुलिस एवं समकक्ष पदों पर सीधी भर्ती हेतु यहाँ पे जो है वैकेंसी जारी की गई है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं 12 अगस्त को जारी किया गया था। इसका बात कर लेते हैं कब से कब तक आप लोग फॉर्म भरना है। उससे पहले आप लोग देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया उत्तर प्रदेश पुलिस एवं प्रोन्नति बोर्ड का मुख्यालय पुलिस महानिदेशक से निम्न पदों पर अधियाचन प्राप्त हुए हैं। उप निरीक्षक नागरिक पुलिस पुरुष महिला प्लाटून कमांडर पीसीसी, साथ में प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के लिए, महिला बटालियन हेतु उप निरीक्षक के लिए, इन सभी पोस्ट के लिए वैकेंसी जारी किया गया है। जिसमें उक्त रिक्त पदों के लिए वेतन पे बैंड जो है 93 से 34,800 के बीच में है। ग्रेड पे यहाँ पर 4200 का दिया जा रहा है। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं यहाँ पे टोटल सीटों की संख्या क्या है। तो यहाँ पर जो उप निरीक्षक है, उप निरीक्षक के लिए, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए यहाँ पर जो पदों की संख्या दिया गया है, जनरल के लिए 1705, ईडब्ल्यूएस के लिए 422, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 1143, अनुसूचित जाति के लिए 890 और अनुसूचित जनजाति के लिए 82 वैकेंसी जारी किया गया है। यानी टोटल यहाँ पर 4,242 वैकेंसी जारी की गई है। आगे बात कर लेते हैं प्लाटून कमांडर के लिए पीसीसी उप निरीक्षक सशस्त्र पुलिस के लिए। तो यहाँ पर जो है संरक्षित के लिए यानी जनरल के लिए 56, एडब्ल्यूएस के लिए 13, उसके बाद फिर अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए यहाँ पे 36, उसको अनुसूचित जाति के लिए 28, अनुसूचित जनजाति के लिए 2, यानी टोटल 135 वैकेंसी जारी किया गया। आगे बात कर लेते हैं तो आगे हम प्लाटून कमांडर उप निरीक्षक के लिए यहाँ पर जो है वैकेंसी जारी किया गया है। 60 वैकेंसी टोटल जारी की गई है। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो महिला बटालियन के लिए 106 वैकेंसी जारी किया गया है, जिसमें आप लोग देख सकते हैं अलग अलग कैटेगरी के लिए वैकेंसी यहाँ पे अलग अलग मेंशन भी किया गया है। ठीक है, तो यहाँ तक आप लोगों ने देख लिया। अब बात कर लेते हैं कब तक आप लोग इसमें फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। फॉर्म फिलअप करने का जो लास्ट डेट मेंशन किया गया है 11 सितंबर 2025 तक आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। आगे बात कर लेते हैं तो आगे यहाँ पर एक चीज और मेंशन कर दिया गया है कि अभ्यर्थी जब भी आवेदन करेंगे तो आप लोग को उससे पहले वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना होगा। वन टाइम रजिस्ट्रेशन करना अनिवार्य होगा। अगर आप लोग वन टाइम रजिस्ट्रेशन नहीं करेंगे तो आप लोग फॉर्म नहीं भर पाएंगे, ये आप लोग को बताया गया। आवेदन शुल्क की बात करें कि आवेदन शुल्क कितना लग रहा है। आवेदन शुल्क जो है यहाँ पे 500 रुपया रखा गया है सामान्य ईडब्ल्यूएस अन्य पिछड़ा वर्ग वाले अभ्यर्थी के लिए, और जो अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट है उनके लिए 400 रुपया फीस रखा गया है। नेशनलिटी की बात करें तो यहाँ पर भारत का नागरिक होना चाहिए, तिब्बत का नागरिक, और यहाँ पर आप लोगों को वो सभी कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पे शैक्षिक योग्यता जो है कौन से कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। इस फॉर्म को भरने के लिए किसी भी विश्वविद्यालय से, ठीक है, भारत के किसी भी विश्वविद्यालय से या स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त उसके समकक्ष कोई हत्या हो तो वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर सकते हैं। ठीक है, आवेदन करते समय एक और जानकारी दिया गया, आवेदन करते समय अभ्यर्थी को अपेक्षित शैक्षिक अर्हता अवश्य धारित करनी चाहिए तथा उसकी अंक तालिका अथवा प्रमाण पत्र तत्सम उसके पास उपलब्ध होना चाहिए। अपेक्षित शैक्षिक अर्हता हेतु परीक्षा में सम्मिलित हुए अपेड अथवा सम्मिलित होने वाले अपेयरिंग अभ्यर्थी पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर आप अभी तक आप लोगों का जो है ग्रेजुएशन का रिजल्ट नहीं आया है तो वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोगों का रिजल्ट अभी तक नहीं आया है, अपेयरिंग में है, तो आप लोगों का फॉर्म नहीं मान्य किया जाएगा। यहाँ पर आप लोगों को बता दिया गया आवेदन पत्र प्रदर्शित शैक्षिक अर्हता जो है आप लोगों को होना चाहिए, यानी कि आप पास आउट होना चाहिए, तभी आप लोग इस फॉर्म इसमें भर सकते हैं। साथ में आप लोग को क्या चाहिए, साथ में आप लोग को यहाँ पर DOECC और नेलेट सोसाइटी से कंप्यूटर में ओ स्तर का प्रमाण पत्र भी होना चाहिए इस फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, यहाँ पर देखिएगा प्रदर्शित सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक सेवा की हो, यानी कि या तो ये सर्टिफिकेट हो जो आप लोग ऊपर में दिया गया है, या फिर 2 वर्ष में 2 वर्ष जो है प्रादेशिक सेना में, यानी कि सेना में जैसे कि जो सेना के लिए जो भर्ती आते हैं उसमें आपने कम से कम 2 वर्ष का सेवा किया हो तभी आप लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, या फिर राष्ट्रीय कैडर कोर बी का प्रमाण पत्र प्राप्त किया है। ठीक है, आपके पास राष्ट्रीय कैडर कोर बी का प्रमाण पत्र है तो आप लोग इसमें भर सकते हैं।
यहाँ पर एक से अधिक अधिमानी अर्हता रखने वाले व्यक्ति को केवल एक ही अधिमानी अर्हता का लाभ प्राप्त होंगे। यानी कि ये जो तीनों अर्हता दिया गया है, बहुत सारे कैंडिडेट के अगर ये तीनों हैं तो तीनों में से किसी एक को भी आप लोग ही देना होगा। ठीक है, ये नहीं कि तीनों को अपलोड कर देना है। ठीक है, एक ही को सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आयु की बात करें तो यहाँ पर एज लिमिट जो दिया गया है, यहाँ पर आप लोग बताया गया अभ्यर्थी दिनांक 1 जुलाई 2025 को 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लो। 1 जुलाई 2025 से डेट कैलकुलेट किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 तक आप लोगों का जो है आयु जो है 28 सॉरी 21 वर्ष हो जाना चाहिए। वही बात कर लेते हैं कि 28 वर्ष, यहाँ पर देखिए तो आप लोगों को यहाँ पे देखने को मिल जाएगा 28 वर्ष से अधिक आयु पूर्ण हो पूर्ण ना की हो। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि आप लोगों का जो मैक्सिमम जो एज होना चाहिए 28 वर्ष से ज्यादा नहीं होना चाहिए। यहाँ पर डेट भी दे दिया है कि कौन कौन से कैंडिडेट इसके बीच में आएंगे। ठीक है, तो 1 जुलाई 1997 से 1 जुलाई 2004 के बीच में जिसका भी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों के बीच में है, वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर पाएंगे। ठीक है, ये आप लोग को दिया गया, परंतु यह अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, ऐसी अन्य श्रेणियों से संबंधित व्यक्तियों की दशा मुश्तर आयु सीमा उतने समय अधिक होगी जितने व्यक्तियों की अधिसूचना के समय अधिनियम में लागू और सरकारी आदेशों में भी निर्दिष्ट किए गए हैं। यानी कि यहाँ पर सीधे तौर पर कहा गया है कि अगर आप लोग का डेट 28 वर्ष से ज्यादा हो गया है, अगर ओबीसी कैंडिडेट है, SC/ST कैंडिडेट है, तो वैसे कैंडिडेट को यहाँ पे एज लिमिट छूट दिए जाएंगे। ये आप लोग कहा गया है कितना छूट दिए जाएंगे, तो यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर दिया गया है निर्धारित आयु सीमा में सभी वर्गों के अभ्यर्थियों के लिए अपवाद स्वरूप एक बार के लिए 3 वर्ष की छूट दी जाएगी। ठीक है, ये आप लोग को बोला गया है। ठीक है, बाकी यहाँ पर देख सकते हैं अलग अलग कैंडिडेट के लिए यहाँ पर मेंशन भी कर दिया गया है कि कितने वर्ष की छूट दी जाएगी उसके बारे में, और कौन से आप लोगों के पास यहाँ पर देखा अधिकतम आयु सीमा में छूट, सेने व आयु सीमा में छूट संबंधी शासनादेश के अनुसार उप मतलब अलग अलग जो आप लोग का जो यहाँ पे जो पोस्ट जारी किया गया है उसके अनुसार भी यहाँ पे मेंशन किया गया है। जैसे कि सामान्य श्रेणी के लिए यहाँ पे 3 वर्ष छूट दिया गया है, साथ में अनुसूचित जाति के लिए 5 वर्ष प्लस 3 वर्ष दिया गया है। इस प्रकार से आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 5 वर्ष और 3 वर्ष दिया गया है, यानी 8 वर्ष छूट मिल जाएगा। यहाँ पर आप लोग को डेट भी मेंशन किया गया कि कौन कौन से डेट ऑफ बर्थ वाले कैंडिडेट इसके अंदर आ जाएंगे। जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं इतना से इतना तक आप लोग को सभी के डेट आ जाएंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से आप लोग को जो है डेट एज लिमिट मेंशन किया गया है ताकि आप लोग इस फॉर्म को भर सकें। बाकी यहाँ पर एक और चीज इंपॉर्टेंट दिया गया, वैवाहिक स्थिति परिस्थिति सेवा में किसी भी पद पर नियुक्ति के लिए ऐसा व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसकी एक से अधिक पति या पत्नियां जीवित हो, या ऐसी व्यक्ति पात्र नहीं होगा जिसने एक से अधिक व्यक्ति से विवाह किया हो जिसको पहले से पति पत्नी जीवित हो। ठीक है, यानी कि यहाँ पे कहा गया है कि अगर वैसे कैंडिडेट होंगे जिनके एक से अधिक पति पत्नी या फिर जो एक से अधिक शादी किए हैं, वैसे कैंडिडेट एलिजिबल नहीं होंगे। ठीक है, ये भी आप लोगों को दिया। शारीरिक स्वास्थ्य यहाँ पर जो दिया गया है कि किसी भी अभ्यर्थी को सेवा में किसी पद पर तब तक नियुक्त नहीं किया जाएगा जब तक कि मानसिक रूप शारीरिक दृष्टि से उसका स्वास्थ्य अच्छा ना हो। ठीक है, ये आप लोगों को बताया गया। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पर भर्ती की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। यहाँ पर देखिएगा तो अलग अलग पोस्ट के लिए हम भर्ती की प्रक्रिया का बारे में बताया गया है। जैसा कि यहाँ देख सकते हैं लिखित परीक्षा लिया जाएगा। जैसे कि लिखित परीक्षा में क्या, उत्तर प्रदेश उप निरीक्षक के निरीक्षक नागरिक पुलिस सेवा नियमावली के अनुसार उत्तर प्रदेश प्रादेशिक आर्म्ड काउंसिल कांस्टेबुलरी अधीनस्थ अधिकारी सेवा नियमावली 2015 के अनुसार आवेदन सही पाए जाएंगे, उनमें से 400 अंकों की लिखित परीक्षा में सहित होने की अपेक्षा की जाएगी। यानी कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि आप लोग को 400 अंकों की परीक्षा होगी, जो आप लोगों को यहाँ पे मेंशन किया गया है। यहाँ पर तो देखिएगा तो 400 अंक दिया गया। ठीक है, यहाँ पर आप लोग आइएगा तो यहाँ पर आप लोगों को 4 सेक्शन में एग्जामिनेशन होंगे। एग्जामिनेशन एक ही दिन होगा, एक ही टाइम पे होगा। जब आप लोग एग्जामिनेशन दीजिएगा तो वहाँ पर 4 सेक्शन में सब्जेक्ट आप लोगों को देखने को मिलेगा। पहला सेक्शन में सामान्य हिंदी रहेगा, जो आप लोगों का 40 प्रश्नों की जो संख्या रहेगा 40 रहेगा। उसको सेक्शन 2 की बात करें, सेक्शन 2 में मूल विधि संविधान सामान्य ज्ञान रहेगा जिसमें 40 प्रश्न रहेंगे। संख्यात्मक मानसिक मानसिक योग्यता रहेगा 40 प्रश्न का। फिर मानसिक अभिरुचि परीक्षा यानी कि रीजनिंग रहेगा। सीधे तौर पर ये कहा जा रहा है कि रीजनिंग रहेगा और मैथ रहेगा। सामान्य ज्ञान जो करंट अफेयर जीके रहेगा, सामान्य हिंदी रहेगा। सभी 40-40 प्रश्न का रहेगा और सभी प्रश्न 100 अंक का रहने वाला है। ठीक है, यानी 400 अंक का टोटल रहने वाला है आप लोग का एग्जामिनेशन। यहाँ पर आप लोग कहा गया है कि अंतर्गत लिखित परीक्षा में
प्रत्येक विषय प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक, 35% अंक, यानी कि अगर 100 नंबर का है तो 100 नंबर का है तो आप लोग को 35 अंक आना चाहिए, और कुल 50% अंक प्राप्त करने में विफल रहने वाले अभ्यर्थी भर्ती के लिए पात्र नहीं होंगे। यानी कि अगर ऐसा हुआ, सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4 सभी के सभी में आप लोग को 100 मार्क्स में से 35 मार्क्स आना चाहिए, तभी आप लोग क्वालिफाई कर पाएंगे। सभी में आना चाहिए, ये नहीं कि जोड़ के आ रहा है, किसी में अगर 80 आ गया, किसी में अगर 35 से 30 ही आया है, 35 से कम आया, तो आप लोग क्वालिफाई नहीं कर पाइएगा। ठीक है, तो इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा एग्जामिनेशन देते टाइम। अगर आप लोग साथ में बहुत सारा कंटेंट यहाँ पर दिया गया है, कुल 50% मान्य नहीं होगा अगर प्रत्येक सेक्शन में 35% अंक नहीं होंगे तो। ठीक है, इस बात को भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। ये आप लोग को दिया गया है। फिर लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम भी आप लोग को मेंशन कर ही दिया गया है। आप लोग यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर लिखित परीक्षा का समय 2 घंटे, 2 घंटे का रहेगा होगा, जिसमें प्रश्नों की संख्या 100, कुल संख्या 160 होगी। ठीक है, टोटल 400 अंकों का यहाँ पे लिखित परीक्षा होने वाला है। लिखित परीक्षा के 4 भाग होंगे, जिसे कि हमने बता ही चुके हैं। और यहाँ पर OMR उत्तर पत्र का 3 प्रक्रिया होगी, जिनमें से मूल प्रति स्कैनिंग के लिए प्रयुक्त होगी, जिन ये आप लोग बताएगा। ठीक है, बाकी किस प्रकार से भर सकते हैं तो इसका आप लोग को लिंक दे दिया गया है, जो आप लोग देख सकते हैं। यहाँ पे जाकर आप लोग इसको भर पाएंगे। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर देखिएगा तो शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक मानक मानक परीक्षण, जिसमें आप लोगों को पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम शारीरिक मानक न्यूनतम दिया गया है, जिसमें ऊंचाई आप लोग कितना होना चाहिए दिया गया है। सामान्य वर्ग के कैंडिडेट, जैसे सामान्य या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट, अनुसूचित जातियों के पुरुष के अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम 168 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, 168 सेंटीमीटर होना चाहिए हाइट। उसके बाद फिर देखिएगा अनुसूचित जनजाति के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए न्यूनतम ऊंचाई 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। सीना की बात करें यानी चेस्ट की बात करें, चेस्ट जो है यहाँ पर दिया गया है कि जो सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग के कैंडिडेट हैं, अनुसूचित जाति के कैंडिडेट हैं, ऐसे कैंडिडेट का यहाँ पे न्यूनतम सीने का माप 79 सेंटीमीटर बिना फुलाने पर और कम से कम 84 सेंटीमीटर फुलाने के बाद होना चाहिए। ठीक है, आगे यहाँ पर दिया गया कि जो अनुसूचित जनजाति के कैंडिडेट हैं उनको 77 सेंटीमीटर ऐसा होना चाहिए, और फुलाने के बाद यहाँ पर 82 सेंटीमीटर होना चाहिए। ठीक है, फुलाने फुलाने के बाद न्यूनतम यहाँ पर 5 सेंटीमीटर सीने फुलाव का अनिवार्य रखा गया है, यानी कि कम से कम 5 सेंटीमीटर आप लोगों को सीना जो है फुलाना होगा। महिला अभ्यर्थी के लिए की बात करें, हाइट की बात करें, तो यहाँ पर महिला अभ्यर्थियों के लिए 192 सेंटीमीटर का हाइट रखा गया है सामान्य पिछड़ा वर्ग कैंडिडेट के लिए। और जो अनुसूचित जनजाति कैंडिडेट है उनके लिए 147 सेंटीमीटर होना चाहिए, ये महिला के लिए। ठीक है, वजन की बात करें तो वजन यहाँ पे 40 किलोग्राम होना चाहिए महिला के लिए। और ठीक है, ये आप लोग को होना चाहिए। ठीक है, आगे बात कर लेते हैं। आगे यहाँ पर दिया गया है कि आप लोग का अभिलेखों की समीक्षा शारीरिक मानक परीक्षण की विस्तृत प्रक्रिया निर्माण निर्धारण बोर्ड द्वारा किया गया है। ठीक है, ये जो आप लोग को हाइट और ये जो चेस्ट से रिलेटेड जो भी चीजें दी गई है, ये सभी चीजें जो है मानक मानक किया गया है इसके बोर्ड के द्वारा। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ पर दिया है शारीरिक दक्षता परीक्षण। यहाँ पर आप लोग शारीरिक दक्षता परीक्षा में आप लोग को दिया गया है कि शारीरिक दक्षता परीक्षा में अहल होने के लिए पुरुष अभ्यर्थियों हेतु 4.8 किलोमीटर की दौड़ 28 मिनट में पूरी करनी होगी, और महिला अभ्यर्थियों को 2.4 किलोमीटर की दौड़ 16 मिनट में पूरी करनी होगी। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर आप लोगों को मेंशन कर दिया गया है कि 4.2 किलोमीटर 28 मिनट में दौड़ना होगा किनके लिए, जो पुरुष कैंडिडेट है। जो महिला कैंडिडेट है उनके लिए यहाँ पर देखिएगा 2.4 किलोमीटर यहाँ पर 16 मिनट में दौड़ना होगा। ठीक है, ये आप लोगों को मेंशन किया गया है। उस पर फिर आगे बात कर लेते हैं। तो आगे यहाँ पर दिया गया चयन तथा अंतिम योग्यता परीक्षा। चयन तथा अंतिम योग्यता परीक्षा यहाँ पर दिया गया शारीरिक दक्षता सब परीक्षा सफल पाए गए अभ्यर्थियों में से बोर्ड लिखित परीक्षा में प्राप्त अंकों का आधार आरक्षण नीति निर्दिष्टकर बोर्ड युक्तियों के सापेक्ष प्रत्येक श्रेणी के अभ्यर्थियों की श्रेष्ठता के क्रम के अनुसार चयन सूची तैयार किया जाएगा। सबसे पहले आप लोग को खींच कर लिया जाएगा, फिर एग्जामिनेशन लिया जाएगा, इस प्रकार से आप लोग को मेंशन किया गया। ठीक है, यहाँ पर यदि दो या दो से अधिक अभ्यर्थियों समान अंक प्राप्त करते हैं तो श्रेष्ठता ऊंची करने में, यानी कि जो कैंडिडेट जिनका एज अधिक होगा उनको पहले यहाँ पर जो है सिलेक्ट किया जाएगा, अगर सेम मार्क्स अगर ले आते हैं तो। यहाँ पर दिया गया आरक्षण श्रेणी व आयु सीमा में छूट के बारे में आप लोग हमने पहले ही बता दिया है कि किनको कितना छूट देने मिलने वाला है, वो सब जानकारी दिया गया है। ठीक है,
यहाँ पर बाकी देख सकते हैं कि आप लोगों को जो यहाँ पर जो प्रमाण पत्र बनाना है किससे बनाना है, अनुसूचित जाति वाले कैंडिडेट यहाँ पर देखिएगा तो प्रतिशत 20 में दिया गया है। अगर आप लोग अधिकतम आयु सीमा छूट चाहते हैं तो आप लोगों को जिलाधिकारी, अतिरिक्त जिलाधिकारी, सिटी मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट, तहसीलदार, जिला समाज कल्याण अधिकारी से जाति प्रमाण पत्र अवगत होना चाहिए, तभी आप लोग जो है यहाँ पे लाभ प्राप्त कर सकते हैं। तो आप लोग जो भी आप लोगों का जो सर्टिफिकेट है, जाति सर्टिफिकेट या फिर ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, वो आप लोगों को यहाँ पे जो भी यहाँ पे देखिए प्रमाण पत्र सक्षम पदाधिकारी जो दिया गया है उसके अनुसार कहाँ से यहाँ पे जो है अर्थी करने के लिए बोला जा रहा है वो आप पहले देख लीजिएगा। तहसीलदार भी बहुत सारा अर्थी दिया गया है, तो आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग के कैटेगरी में किससे करवाने के लिए कहा गया है, यानी जाति प्रमाण पत्र का लेवल कौन होना चाहिए, डीएम लेवल होना चाहिए या फिर आरओ लेवल होना चाहिए, ये एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। या फिर एसडीएम लेवल होना चाहिए, पहले यहाँ से चेक कर लीजिएगा ताकि आप लोग फॉर्म भरने में कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। इस बात को ध्यान में रखिएगा। बाकी क्षेत्रीय हॉरिजॉन्टल आरक्षण की बात करें, जो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी है उनके लिए टीएफएफ का प्रमाण पत्र होना चाहिए जिलाधिकारी से। भूतपूर्व सैनिक है उनके लिए यूनिट डिस्चार्ज जो प्रमाण पत्र होना चाहिए सक्षम सैन्य अधिकारी से। महिला के लिए यहाँ पे आप लोगों को दिया मेंशन किया गया, सारी जानकारी यहाँ पे मेंशन की गई है कि कौन से कैंडिडेट के लिए क्या होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ पे बात कर लेते हैं प्रमाण पत्र जारी होने की अवधि भी यहाँ पे मेंशन किया गया है, 11 सितंबर 2025 तक, यानी इससे पहले का डेट का होना चाहिए, ठीक है। 11 सितंबर 2025 से पहले का ही डेट का होना चाहिए, उसके बाद का डेट का नहीं होना चाहिए। जो प्रमाण पत्र यहाँ पे अपलोड किया जाएगा ये आप लोग को मेंशन किया गया है, ठीक है। कुछ पोस्ट में या फिर कह सकते हैं कुछ कैटेगरी में यहाँ पर दोनों यहाँ पे 1 अप्रैल 2025 से लेकर 11 सितंबर 2025 तक के बीच का ही प्रमाण पत्र मान्य यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। देख सकते हैं। उसके बाद फिर यहाँ पर दिया गया तो स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन माने जाएंगे उसके बारे में दिया गया है, जो यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। भूतपूर्व सैनिक कौन माने जाएंगे वो भी इसके बारे में जानकारी दी गई है, ठीक है। तो ये सब आप लोग देख लीजिएगा। अगर आप लोग ये सभी चीजें का लाभ लेना चाहते हैं तो डिटेल में आप लोग देख सकते हैं। आवेदन प्रक्रिया बताया गया है किस प्रकार से आवेदन कर सकते हैं उसके बारे में, तो ये सब तो आप लोग हम आगे की वीडियो में बता देंगे कि किस प्रकार से आवेदन कर पाएंगे उसके बारे में, ठीक है। तो इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। बाकी और अदर चीजें बता देते हैं जो आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, जैसे कि लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम की बात करें तो यहाँ पर सबसे पहले जो है यहाँ पे यहाँ पर देखिएगा तो सेक्शन 1, सेक्शन 2, सेक्शन 3, सेक्शन 4, 4 सेक्शन में होंगे, हमने बता ही चुके हैं ऊपर कि कितने कितने प्रश्न होंगे, टोटल 400 अंक का होगा, ठीक है। बाकी यहाँ पर आप लोग देख लीजिएगा कि जैसे सामान्य हिंदी ऊपर दिया गया है, फिर सामान्य ज्ञान दिया गया है, सामान्य योग्यता, मानसिक योग्यता परीक्षा, साथ में अभिरुचि बोलती रीजनिंग दिया गया है। तो इन सभी में आप लोग का टॉपिक क्या है, जैसे सामान्य हिंदी में कौन कौन से टॉपिक से प्रश्न पूछे जाएंगे उसके बारे में यहाँ पर जानकारी दी गई है। फिर यहाँ पर देखिए तो मूल विधि, संविधान, सामान्य ज्ञान के बारे में जानकारी दिया गया है, इससे आप लोगों को यहाँ पर सवाल पूछे जाएंगे। यहाँ पर देखिए तो भारतीय न्याय संहिता जो बीएनएस है उसके अनुसार भी यहाँ पे सवाल पूछे जाने वाले हैं, ठीक है। इसको भी आप लोग ध्यान में रखिएगा। संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा, यानी कि जो मैथ है, मैथ से रिलेटेड कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे, साथ में रीजनिंग में कौन कौन से चैप्टर से प्रश्न पूछे जाएंगे वो भी लोगों को मेंशन किया गया है, ठीक है। तो ये सारी जानकारी हमने बता दिया है, A to Z डिटेल हमने बताया है जो आप लोगों को इम्पोर्टेंट हो सकता है। और जो भी अभी तक फॉर्म नहीं भरे हैं वैसे कैंडिडेट इस फॉर्म को भर दीजिए, नहीं तो फिर बाद में आप लोगों को दिक्कत हो सकता है, क्योंकि साइट बाद में जब लास्ट डेट में आप लोग फॉर्म भरते हैं उसमें साइट क्या होता है उसमें प्रॉब्लम आने लगती है फॉर्म भरते टाइम। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। धन्यवाद।